Hi Vichamari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है द एनिमी, जिसे लिखा है पर्ल एस बक ने। इस चैप्टर में प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर सदाव और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है उनकी वाइफ हाना भी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक डिलेमा, एक दुविधा के अराउंड रिवॉल्व होता है, जो कि ये कि डॉक्टर सदाव आखिरकार क्या सेलेक्ट करेंगे। क्या वो ह्यूमैनिटी और अपना प्रोफेशन चूज करेंगे या फिर वो अपने देश के टुवर्ड्स अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे। अब इस दुविधा के अंदर तो पढ़ चुके हैं डॉक्टर सदाव और पूरी स्टोरी के अंदर हमें पता चल जाने वाला है कि आखिरकार वो क्या सेलेक्ट करते हैं और हम उन्हें क्या कह सकते हैं। क्या हम उन्हें एक कंसेंशियस इंसान कह सकते हैं या फिर उन्हें एक पेट्रियट कह सकते हैं। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर सदाव जापान में रहते हैं और उनका घर एक कोस्ट पे है, यानी कि उनका घर एक बीच पे है। बचपन में वो वहां पर खूब खेला करते हैं और उनके पापा उनके साथ कभी नहीं खेलते। उनके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के हैं और उनके पापा का सिर्फ एक ही चीज कंसर्न है और वो है डॉक्टर सदाव की पढ़ाई। हमेशा वो अपने बेटे को यही कहा करते हैं कि देखो वहां पर जो आइलैंड है वो आइलैंड हम लोगों के लिए स्टेपिंग स्टोन्स है। डॉक्टर सदाव के पूछने पे कि वो वहां से हम कहाँ स्टेप करेंगे, वो हमेशा कह देते हैं कि ये जो फ्यूचर है ये वो होता है जो आप बनाते हो, गॉड नोज हम वहां से कहाँ स्टेप करने वाले हैं। एनीवे तो डॉक्टर सराव हमेशा अपने पापा की इच्छा पूरा करने में लगे रहते हैं और वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनके पापा का सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो बहुत अच्छे सर्जन बन जाए और इसी सपने को पूरा करने के लिए सदाव को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया जाता है। 8 साल सदाव वहां पर रहते हैं और जब वापस आते हैं तो ना तो सिर्फ एक सक्सेसफुल सर्जन होते हैं बट इसके साथ में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी होता है। जब वो वापस आते हैं तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट डे की अगर हम बात करते हैं तो वो आराम से अपने घर के अंदर है, जबकि ये पूरा का पूरा स्टोरी वॉर के माहौल के अंदर सेट किया हुआ है। अब वॉर के माहौल में क्या होता है कि जितने भी लोग हमारे कंट्री के अंदर होते हैं, खास करके जितने भी मेल्स होते हैं, वो सरहद पे जाते हैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। सारी औरतें भी सरहद पे जाती है ताकि से वो अपनी तरफ से जितना जो भी बन पड़े वो भी करे। ऐसा एक आइडियोलॉजी पुराने जमाने में हुआ करता था। अब ऐसे में यहाँ पर इतने सारे लोग वहां पर गए हैं और डॉक्टर सदाव जितना काबिल डॉक्टर वहां पर नहीं गया ट्रूप्स के साथ में। ऐसा क्यों है? दो रीजन की वजह से। पहला रीजन तो ये है कि वो एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे हैं जिससे घाव पूरी तरीके से भर जाएंगे। अब यार ये जो स्टोरी है ये 1945 से भी पहले की स्टोरी है। अब उस टाइम की अगर ये स्टोरी है तो सोचो, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होने वाली थी, राइट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर एक लालची जनरल भी इन्वॉल्व है। अब ये जो जनरल है, इस जनरल को अपने सिवाय किसी के बारे में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट जापान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपने लालच के अंदर सदाव को इधर ही रख रखा है ताकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो सदाव उसे बचाने के लिए यहीं पर है। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो सदाव ऑपरेट कर पाए। अब ऐसे के अंदर हमें पता चलता है कि इसी वजह से डॉक्टर सदाव ट्रूप्स के साथ में नहीं गए और यहीं पर है। हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहां डॉक्टर सदाव अपने वैरंडा में खड़े होते हैं और एकदम हवाओं का मजा ले रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि कितना सब कुछ अच्छा है। वो देखते हैं, नेचर को फील करते हैं, किस तरीके से धुंध ने पूरी तरीके से बीच को कवर कर लिया और धीरे धीरे वो पूरे घर को भी कवर कर लेगी। वो डिसाइड करते हैं कि वो अंदर जाएंगे अपनी वाइफ हाना के पास में, अपने दोनों बच्चों के पास में, जैसे ही ये पूरा धुंध कवर हो जाता है, कवर कर लेता है घर को। इतने में एंटर करती है एक ब्लू कलर की ब्यूटीफुल सी हावड़ी पहन के हाना और जैसे ही वो एंटर करती है सदाव से देखते हैं और एकदम से उन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाता है। हमें बताते हैं कि वो हना से कब मिले थे। एक्चुअली डॉक्टर सदाव जब अमेरिका में थे तो एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर हाले। अब ये जो प्रोफेसर हाले थे, इनके घर पे डॉक्टर सदाव को जाना कतई पसंद नहीं था। मतलब इतना खराब खाना, छोटे छोटे कमरे और उनकी बहुत ज्यादा बोलने वाली बीवी। बट फिर भी उस दिन वो डॉक्टर सराव ने डिसाइड किया था कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं चलता हूँ। वो बाय चांस उनके घर पे उनके इनविटेशन पर चले गए और वहां पे मिले हाना से। उन्हें हाना को देखते ही उनसे प्यार हो गया था। बस वो ये डिसाइड करने में ऐसे हो रहे थे कि यार मैं इसको जाकर प्रपोज करूं कि नहीं करूं, क्योंकि पता नहीं यार अगर ये जापानीज नहीं हुई तो अब्बा नहीं मानेंगे। अब ये सोचते सोचते वो अभी अपने आप को कंट्रोल करते हैं एंड देन उसके बाद में जैसे उन्हें पता चलता है कि हाना भी एक जापानीज है, बस फिर क्या शहनाइयां बज जाती है। एकदम टिपिकल जापानीज स्टाइल के अंदर उन दोनों की शादी करवाई जाती है जैसे ही वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हो गया है तो इसके बाद में अभी सदाव के डैड तो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे और जैसे ही हाना वहां पर आती है और आकर उनको होल्ड करती है, वो दोनों एक ऐसा मोमेंट शेयर करते हैं जहां पर सदाव बस ये सोचता है कि अगर ना मेरी शादी इससे नहीं हुई होती ना तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता यार।
जब वो ये मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, इतने में इस धुंध में से एक परछाई उन्हें दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है जो लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। पहले तो वो ये सोचते हैं कि एक फिशरमैन है और उसकी तरफ भागते हैं। जैसे ही उसकी तरफ भागते हैं उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि यार ये एक फिशरमैन कैसे हो सकता है, और जो भी इंसान है ये, अगर एक फिशरमैन है या जो भी इंसान है, ये अगर इस कोस्ट की तरफ आया है जो कि बहुत ही रॉकी कोस्ट है, तो ये पूरी तरीके से घायल हो चुका होगा। और ऐसा ही होता है। जैसे ही वो उस तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं पूरी का पूरा जो मिट्टी होती है वो लाल हो चुकी होती है। वो जैसे ही उसे टर्न करते हैं उन्हें पता चलता है कि वो तो एक वाइट मैन है। अब जैसे ही उनको ये पता चल जाता है कि ये तो एक वाइट मैन है, तो एकदम से उनके सारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी वॉर के टाइम पे वो एक वाइट मैन को कैसे हेल्प करें, लाइक क्या सोचे इसके बारे में, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है। इसके बाद में अभी जब तक वो ये सोच रहे होते हैं कि इसका क्या करना चाहिए, और सदाव ये सोच रहा होता है इसका क्या करना चाहिए, इतने में सदाव की एक्सपर्ट फिंगर्स, अंदर का डॉक्टर उसका जाग चुका होता है। उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स जो है वो वुंड को देख लेती है। जैसे उसे वो वुंड दिखता है कि वो जख्मी है, और वो ये भी महसूस कर लेता है कि ये तो गन पाउडर है, इसका फ्लैश जो है वो गन पाउडर से ब्लैक हो चुका है। तो अभी ये सोचते सोचते कि इसके साथ में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उठाकर क्या इसे समुद्र में वापस फेंक देना चाहिए, उस बीच के अंदर वो ऑलरेडी उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इलाज शुरू कर चुका होता है। वो मॉस लेता है और मॉस को लेकर वहां पर चिपका देता है। वो इंसान जो है वो अपने अनकॉन्शियसनेस के अंदर, बेहोशी के अंदर थोड़े कुछ शब्द कहता है, थोड़ा कर रहा था, बट देन वहां पर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब वो दोनों एक बार को तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसे उठाकर अंदर फेंक देना चाहिए, बट दोनों इसे फेंक नहीं पा रहे होते हैं। हाना कहती है पता नहीं यार इसके अंदर कुछ तो अमेरिकन है, समझ नहीं आ रहा कि मेरे को अमेरिकन क्यों लग रहा है। उसी टाइम उसके जो टोपी होती है वो टोपी उनके हाथ में लगती है और उसकी टोपी पे लिखा हुआ होता है यूएस नेवी, और तभी वो समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन ही है। ना तो सिर्फ ये अमेरिकन है, ये यूएस नेवी का सोल्जर है। इसका मतलब है ये जापान के लिए प्रिजनर ऑफ वॉर है। दैट मीन्स इस इंसान को जरूर पकड़ लिया गया होगा, बंदी बना लिया होगा, और ये वहां से भागा होगा, एंड दैट इज वाई इसे पीछे गोली लगी हुई है। ये सारी चीजें वो एकदम सोच लेते हैं, और अब तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो इसकी मदद बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। एक प्रिजनर की मदद वो कैसे ही करेंगे। अगेन वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसे उठाकर अंदर फेंक देना चाहिए। जब वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं तो सदाव अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देता है। सदाव कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, और अगर ये इंसान एकदम सलामत होता तो मैं तुरंत इसे अथॉरिटीज को दे देता, बट क्योंकि ये इंसान जख्मी है तो मैं इसे ऐसे ही यहाँ नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं इसे अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर सकता हूँ। मेरा प्रोफेशन सबसे पहले तो मुझे ये कहता है कि मुझे इसका इलाज करना चाहिए। अरे शपथ लेते हैं यार हम लोग, जब जब हम लोग शपथ लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि किसी एक इंसान जिसको बचाने के लिए हम केपेबल होंगे उसे हम हर कंडीशन में बचाएंगे। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ दूं। इसके बाद में चाहे इसको वो रिटर्न करने का सोच सकते थे, पर अभी वो इसके इलाज के बारे में ही सोच रहे थे। हाना उनका एक अच्छी बीवी की तरह समर्थन करती है और बोलती है कि चलो ठीक है, हम इसको अंदर लेकर चलते हैं और वहां पर इसका इलाज करते हैं। सदाव के दिमाग में सर्वेंट्स को लेकर क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि व्हाट इफ सर्वेंट्स ने सवाल उठाए। तो हारा उसे बताती है कि यार हम ये कह देंगे कि ये जो इंसान है ये इंसान जख्मी है, और इसका इलाज करके जैसे ये ठीक हो जाएगा हम इसे हैंड ओवर कर देंगे, जो कि हम एनीवे करने वाले हैं। ऐसे में वो उसे उठाते हैं और उठाकर अंदर ले जाते हैं। वो अंदर लेकर जाते हैं सदाओ के लेट पापा के रूम में, जो कि टिपिकल जापानीज स्टाइल के अंदर डिजाइन होता है, और हर चीज वहां पर जापानीज होती है। एक मैट्रेस भी मतलब अंदर से लेकर आनी पड़ती है। वो मैट के ऊपर उसको लिटा देते हैं, और वहां पर लिटाने के बाद में वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही गंदा है, पहले तो इसे साफ करने की जरूरत है। अब जब ऐसा डिसीजन होता है कि यार इसे साफ करना पड़ेगा, तो इतने में हाना बोलती है कि नहीं अभी इसे साफ नहीं कर, आप मत करो, मैं ऐसा करती हूँ कि जाकर सर्वेंट्स को बता देती हूँ और वो लोग जो है इसे साफ कर देंगे। इस बीच में उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, और आर्ग्यूमेंट इस चीज को लेकर होती है कि ये इंसान इतना ज्यादा जख्मी है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये वैसे मर जाएगा, अगर इसका ऑपरेशन कर दिया तो ये वैसे मर जाएगा, और अगर ऑपरेशन कर दिया और वो सक्सेसफुल हो भी गया और अथॉरिटीज को हमने हैंड ओवर कर दिया तो वैसे मर जाएगा, मतलब ये इंसान तो मरेगा ही। तो हाना कहती है फिर क्यों कर रहे हैं हम ये ऑपरेशन नहीं, फिर इतना सब क्यों कर रहे हैं, दे देते हैं अथॉरिटी को, बात खत्म करते हैं। एनीवे सदाओ ऐसा नहीं कर सकता, एंड दैट इज वाई वो उसे वॉश करने का डिसाइड करता है। हाना उसे बोलती है कि नहीं हम सर्वेंट से करवाते हैं। वो दोनों जाके सर्वेंट्स को बताते हैं। यूमी जो कि घर की नैनी है और दोनों बच्चों का ख्याल रखती है, उसे हाना जाकर बताती है, और घर के गार्डनर और कुक को सदाओ बता देता है। यूमी को जैसे ये बात पता चलती है और ये सारे लोग हाना, यूमी, गार्डनर और कुक किचन के अंदर मिलते हैं, तो गार्डनर जो कि बहुत ही सुपरस्टिशियस होता है वो ये कहता है देखो बेम साहब मैं तो कह देता हूँ ये समुद्र बदला लेगा, वो गन भी बदला लेगी और वो रॉक्स भी बदला लेंगे अगर साहब ने इसको बचाया तो।
अब इन सुपरस्टिशियस बातों पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करती है हाना, बट वैसे भी किसी एक दुश्मन को बचाकर आज तक किसका ही भला हुआ है। कोई बात नहीं, वो यूमी को बोलती है गर्म पानी और टाल लेकर आओ ताकि उसे साफ कर दे। यूमी जैसा उनको कहा जाता है वैसा करती है। यूमी जैसे ही दरवाजा खोलती है वो उस इंसान को देखती है और कहती है देखो यार, मैंने कभी व्हाइट इंसान को साफ नहीं किया और इतने गंदे इंसान को तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगी। अभी वो उसको गुस्सा तो आता है हाना को, बट देन हाना रियलाइज करती है कि ये समय किसी पे गुस्सा निकालने का नहीं है और हाना डिसाइड करती है कि वो खुद ही उसे साफ करेगी। जब उसे साफ कर रही होती है तो वो अंदर ही अंदर विश कर रही होती है कि अभी सदाव आ जाए, और इतने में सदाव की एंट्री हो जाती है। सदाव ने सर्जरी करने का डिसाइड कर लिया, इसीलिए वो एकदम पूरे अटायर और बैग के साथ वहां आ जाते हैं। सदाव बताते हैं हाना को कि उसे एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, जो कि हाना को बिल्कुल भी नहीं आता है। अब इतने में सदाव उसको उल्टा करते हैं और उसके वूंड को चेक करने लग जाते हैं। जैसे ही वो वहां से उसकी पैकेजिंग हटाते हैं तो एकदम से फ्रेश ब्लड वहां से फ्लो करने लगता है, जिसको देखकर हाना को उल्टी आने लग जाती है और वो बाहर जाकर उल्टी करती है। सदाव अपनी बीवी को बाहर इतनी ज्यादा तकलीफ में देख रहे हैं और उनके चाकू के नीचे एक प्रिजनर ऑफ वॉर लेटा हुआ है। मन तो करता है मार दूं बस इसे यहीं पे, बट देन उसके बाद में उनका प्रोफेशन जाग उठता है एंड वो डिसाइड करते हैं कि अभी इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा ऐसा होता है ना कि वो एरोगेंट हो जाते हैं अपने एक्शंस के अंदर भी, तो वो थोड़ा सा ऐसे उसको अपने प्रिसिशन के साथ में इलाज करना शुरू कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है, उनके एनाटॉमी प्रोफेसर ने उन्हें बताया होता है कि जब तक आप बॉडी को इतने अच्छे से ना जानो, एक एक एटम को इतने अच्छे से ना जानो जैसे कि इस बॉडी को आपने खुद ही क्रिएट किया है, तब तक उस बॉडी पे ऑपरेट करना एक मर्डर से कम नहीं है। एंड दैट इज वाई पहले वो उसकी पूरी बॉडी को समझते हैं एंड उसके साथ में वो जो अपने अंतर मंतर जंतर लेकर आते हैं उसके साथ में ऑपरेशन करना शुरू ही कर रहे होते हैं, बॉडी को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं कि वो इंसान जो है वो कर्रा रहा होता है। इतने में अभी वो उससे बात कर रहे होते हैं, कहते हैं मेरे को मजा नहीं आ रहा है। ओ हाँ ठीक है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है तेरे को ऐसे इसका तेरा इलाज विलाज करने में। हाना आ जाती है, हाना कहती है मुझे बताओ कहाँ से एनेस्थेसिया देना है, कैसे क्या। तो अभी उसको बताया जाता है कि कॉटन में उसे सैचुरेट करके नॉस्ट्रल के पास में लगा देना है, अगर वो बहुत ही ज्यादा गैस करने लगे तो हटा देना है, ज्यादा लगा दिया तो ऊपर चला जाएगा। तो अभी वो इसे एनेस्थेसिया देती है एंड उसके बाद में फाइनली वो गोली तक पहुंच जाता है। उसे पहले लग रहा होता है कि गोली किडनी के पास में है, बट क्योंकि अब वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से समझ जाता है, वो उस गोली को निकाल लेता है। वो इस गोली को जब निकाल रहा होता है तो वो बात भी कर रहा होता है उस इंसान से, और बात बात में उसे वो माई फ्रेंड कह देता है, जो सबसे बड़ी आयरनी है क्योंकि ये उसका एनिमी है और वो उसे माई फ्रेंड बुला रहा है। गोली जैसे ही वापस आ जाती है, निकल जाती है, तो एकदम से वो जब कर्रा रहा होता है और कहता है दे गॉट माई गट्स, दे गॉट माई गट्स, वो एकदम से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी यार क्या वो ऊपर तो नहीं चला गया। फिर इतने में उसकी रिस्क को चेक करने पे पता चलता है उसकी पल्स जो है वो थोड़ी फीबल है, बट ठीक है वो नॉर्मल हो जाएगी। फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में भी वो जी रहा होता है और सदाव कहता है यार ये जिएगा, ये तो जी कर ही रहेगा। मतलब उसे गोली लगी, वो सी में बहा, उसके साथ में रॉक ने उसे मारा, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसका, उसके बावजूद भी मर नहीं रहा है। इसके बाद में अभी सर्वेंट्स तो उसका काम करने के लिए राजी नहीं है, तो सब कुछ हाना ही करती है। अब हाना ये सारी चीजों का ख्याल तो रख ही रही है, एट द सेम टाइम सदाव आकर उसे चेक करते रह रहा है और उसे डांटता भी है अगर वो खड़े होने की या बैठने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तेरे में अभी ब्लड की कमी है, तू लेटा रहा कर। अभी इसके बाद में उन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और सवाल ये है कि आखिरकार सदाव उसके साथ में क्या करेगा। अरे सदाव को तो खुद नहीं पता होता कि वो उसके साथ में क्या करेगा, पर फिर भी सदाव के अंदर का पेट्रियट अब जाग चुका होता है और वो जाता है और जाकर एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि फरवरी को ये हुआ और एक इंसान यहाँ पर आ गया। इसके आगे वो कुछ और टाइप ही नहीं कर पाता, उस आधे अधूरे लेटर को अपने लॉकर के अंदर वो रख देता है। इसी बीच यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्वेंट्स के ताने। वो हाना को कॉन्स्टेंटली ताने मार रहे होते हैं, चाहे ये बोलना हो कि इन दोनों को इतना टाइम हो गया अमेरिका में रहते हुए कि लगता है इनका सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिकन के लिए डेवलप हो गया हो, या फिर हाना को ऑन पर्पस सुनाना हो कि सदाव इतना घमंड करता है अपनी स्किल पे कि वो किसी की भी जान बचा लेता है। कल को अगर बाहर ये बात पता चल गई और सदाव ट्रेटर के जैसे पकड़ा गया तो बच्चों का क्या होगा। हाना इन सारी चीजों को लेकर टेंशन में तो आती है, बट सदाव को कहीं भी तो क्या, सदाव इसमें कर भी तो क्या सकता है। सदाव की ड्यूटी सबसे पहले है उसके प्रोफेशन के लिए, एंड ऑफ कोर्स पेट्रियोटिज्म और देश तो सबसे पहले है ही। ऐसे डिलेमा के अंदर फंस जाता है सदाव और 7 दिन पूरे हो जाते हैं। 7वें दिन सर्वेंट्स टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। वो कहते हैं वो तो वहां पर नहीं रह सकते।
अभी मतलब अपने गोद के अंदर खिलाया था कुक और गार्डनर ने सदाव को, वो बहुत रो रहे होते हैं और यूमी बच्चों के लिए रो रही होती है, अपनी पोटली बांध कर वो निकल लेते हैं। और 7वें दिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर उनके घर पे आता है। इतनी थकी आ रही हाना जैसे ही उसे देखती है, देखते ही वो घबरा जाती है ये सोच के कि जरूर सर्वेंट्स ने जाकर सबको बता दिया है। बाद में उसे पता चलता है कि वो तो वहां पर ये कहने के लिए आया है कि जनरल टाकीमा जो है उनकी तबीयत खराब है और अभी आपको आना पड़ेगा। उसके जान में जान आती है और वो कहती है बस इतना ही? तो वो मैसेंजर कहता है नहीं क्या चाहते हो आप और क्या हो। बड़ा शर्मिंदगी उसे फील हो रही होती है। इसके बाद में फाइनली सदाव उसे प्रॉमिस करके जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो तय करके जाता है कि इस प्रॉब्लम को वो बिल्कुल सॉल्व करेगा और वो पहुंच जाता है जनरल टाकीमा के पास में। वो जनरल टाकीमा को अपनी पूरी बात बताता है। सोचो उसके अंदर अगर देश को लेकर लॉयल्टी नहीं होती तो वो ऐसा क्यों करता, बट उसके अंदर स्मार्टनेस भी थी। वो जनरल टाकीमा को बताता है कि मैं इतनी अच्छे से उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहता था, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो मर जाएगा, बट मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया और वो जिंदा है। जनरल टाकीमा इसको देखकर इंप्रेस हुए जा रहे हैं, कहते हैं सोचो अगर तुम ऐसे इंसान को बचा सकते हो तो मुझे तो बचा ही सकते हो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। वो कहता है नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जैसा काम कोई भी कर सकता है, आप तो ऐसा करो जाकर बता दो कि मैंने ये सब कुछ किया, हो जाने दो सर, मुझे फांसी हो जाने दो। अब यहाँ पर वो जैसे ये बोलता है तो जनरल टाकीमा कहता है चलो एक बात बताओ, मैं कितने और ऐसे अटैक झेल सकता हूँ। सदाव कहता है मुश्किल से एक। बोला अब तो मैं तेरे को कुछ नहीं होने दे सकता। बोला तू मेरे लिए इतना इंडिस्पेंसिबल है, इतना ज्यादा, ओहो, तो मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तेरी जगह पे और किसी को, तेरी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता। किसी और डॉक्टर को अगर मैं अपनी सर्जरी का काम दे दूं, मुझे मार कर भी वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल बता देंगे। ना ना ना, कुछ नहीं हो सकता। फिर एकदम से वो सोच में पड़ जाते हैं और सोचते सोचते ये बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि प्रिजनर ऑफ वॉर की खिड़की खुली छोड़ दो और मैं कुछ भाड़े के गुंडे भेज दूंगा, वो अंदर एंटर करेंगे, उन्हें इनवर्ट ब्लीडिंग आती है, आकर मार देंगे और तुम कहो तो लाश भी ठिकाने लगा देते हैं। सदाव जो कि डॉक्टर था, जिसने कभी भी ये सुपारी वाला काम किया नहीं था, अजीब सा तो उसे लग रहा होता है, बट देन उसके बाद में वो हाना के बारे में सोचता है और सोचता है कर ले सदाव। वो कहता है ठीक है सर। वो हाँ कर देता है और वहां से निकल जाता है। जिस इंसान को उसने बचाया है अभी अभी उसकी सुपारी देकर आ रहा है सदाव। एनीवे वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा हाना को, क्योंकि हाना डर जाएगी यार। हाना को कैसे, हाना को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके घर के अंदर भाड़े के गुंडे आ रहे हैं और इस तरीके से सुपारी देकर वो आया एंड ऑल दैट। अब इसके बाद में वो टॉम यानी कि पीओडब्ल्यू के कमरे में जाता है और वो इंसान बाहर जा रहा होता है। अब जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है तो वो रोकता है, अरे 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 किधर, किसने दिया तुम्हें परमिशन बाहर जाने का। तो टॉम कहता है मुझे परमिशन की आदत नहीं है। ए टॉम का घमंड तो देखो यार, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे जीवन में। तो कहता है मुझे किसी की परमिशन की आदत नहीं है। एनीवे इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फाइनली ये डिस्कशन हो गया और टॉम बताता है कि यार बाकी तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, सिर्फ ना मसल यहाँ की जो है वो बहुत ही ज्यादा अकड़ गई है। अभी वो सुपारी देकर आया है उसकी, उसे मारने के लिए कहकर आया है और जैसे ही वो कहता है कि ये जो मसल है मेरी अकड़ गई है, वो देखने लग जाता है दिखाना जरा, मुझे तो लगा था मैंने इसके लिए मेडिकेशन दिया था, ये अकड़ कैसे गई। बोला अरे कुछ नहीं, नहीं दिखाओ। तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे को लगता है थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा मसाज से एकदम ठीक हो जाना चाहिए। मतलब उसके अंदर का डॉक्टर एकदम से वापस जाग उठता है और वो वापस देखने लग जाता है कि उसे क्या हुआ है। एंड इसके बाद में अभी और वो कुछ नहीं कहता और जाकर उस दिन सो जाता है। अब पता है रात में उसे जब ऐसा लग रहा होता है कि गुंडे आने वाले हैं तो सच में एक एक चीज उस तरफ इशारा कर रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि अगर कोई टहनी हिली है तो जरूर गुंडे आए होंगे, अगर किसी ने छपाक किया ही तो गुंडे ही होंगे। ऐसी आवाज क्यों आ रही है जैसे कि कोई लाश को घसीट के लेकर जा रहा हो। इतनी सारी आवाजें होती है। वो कुछ भी करके हाना को उस रूम में नहीं जाने देता। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, वो बिल्कुल सो नहीं पाता क्योंकि अभी ना तो कोई वहां पर उस टॉम को मारने आ रहा है और पूरी रात बस वो यही सोचता रहता है कि उसके घर के अंदर भाड़े के गुंडे आ रहे हैं एंड व्हाट इफ हाना या बच्चों को उन्होंने कुछ कर दिया। अब वो डिसाइड कर लेता है कि ऐसा तो नहीं चल पाएगा एंड दैट इज वाई एक दिन वो जाता है टॉम के रूम में और जाकर बोलता है तुम कैसा फील कर रहे हो। टॉम कहता है मैं तो बढ़िया फील कर रहा हूँ। बोला देखो मेरे हिसाब से भी तुम इतने अच्छे हो कि अगर मैं अपनी बोट वहां पर किनारे पे रख दूं, उसके अंदर खाना कपड़े तुम्हारा पानी वानी रख दूं, तो तुम बाजू में जो आइलैंड है वहां पर चले जाओगे। वो आइलैंड जो है उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी इसके लिए नहीं है क्योंकि वहां पे स्टॉर्म के सीजन में वो डूब जाता है। अभी स्टॉर्म का सीजन चल नहीं रहा है। कोरियन बोट क्योंकि ओशन बहुत गहरा है तो आइलैंड के पास से गुजरती है। जैसे ही कोरियन बोट वहां से गुजरे उससे तुम लिफ्ट ले लेना और लिफ्ट लेकर उसी के सहारे चले जाना।
ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो हम कहते जाना पड़ेगा क्या? हाँ भाई हाँ, है क्या 5 स्टार के मजे ले रहा है, जाना ही पड़ेगा। बोला देख अब ये छुपा हुआ नहीं है कि तू यहाँ पर है, तेरे और मेरे दोनों फायदे के लिए ये अच्छा है कि तू यहाँ से चला जाए। फाइनली वो ये चीज कह के रात में वापस आता है और आकर उसका टेम्परेचर और उसकी पल्स चेक करता है। अगेन अपना डॉक्टर वाला काम कर रहा है। टेम्परेचर नॉर्मल होता है, पल्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही होती है, प्रॉब्ली ड्यू टू एक्साइटमेंट। वो अपनी फेवरेट फ्लैश लाइट भी उसे दे देता है, और जैसे ही वो उसे देता है वो और भी चीजें उसे बताता है। वो कहता है देख अगर बाई चांस खाना खत्म हो जाए तो तेरे को फिश रॉ ही खानी पड़ेगी, और फिर भी तेरे को खाना ना मिले तो तू मुझे फ्लैशेस मार देना। अगर तुझे कोरियन बोट वहां पर लेने नहीं आए और तू अभी भी वहां पर अटका हुआ हो तो मुझे होराइजन पे फ्लैश मारना। अगर तू अंधेरे या फिर ज्यादा सुबह में फ्लैश मारेगा तो कोई और भी देख सकता है। इसके साथ में वो उसके सर पे काला कपड़ा बांध देता है, उसे जापानीज कपड़े पहना देता है, और इसके साथ में उसके साथ में हैंडशेक करके उसे विदा कर देता है। थोड़े बहुत फ्लैशेस देखने को मिलते हैं जब वो बोट तक पहुंचता है, उसके बाद कोई फ्लैशेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में जनरल टाकीमा की तबीयत हो जाती है खराब, और सदाओ को वहां जाना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए। उन्हें ऑपरेट करके वो आता ही है, और इतने में जैसे ही सर्वेंट्स को पता चलता है कि टॉम जा चुका है, सर्वेंट्स भी वापस आ जाते हैं। यू नो सारा घर क्लीन वीन हो जाता है, सारा काम वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। 7 दिन गुजरने के बाद जब जनरल टाकीमा थोड़े बेटर होते हैं, सदाओ बताता है सर आपके वो जो प्राइवेट असैसिन थे वो तो आए नहीं, इसकी वजह से मैं कुछ कर पाया नहीं और वो बंदा भाग गया। जनरल टाकीमा को ये लगता है कि वो बंदे के भागने के पीछे अगर किसी इंसान का हाथ है तो वो खुद उनका ही है। जनरल टाकीमा को लगता है कि गलती उनकी है क्योंकि उन्होंने प्राइवेट असैसिन नहीं भेजे। वो अंदर से इतना गिल्ट में मरे जाते हैं कि कहते हैं कि देखो अगर ये मुद्दा बाहर उठा तो तुम जानते हो ना मैं कितना बड़ा पेट्रियट हूँ, मैं तो चाहता था कि वो इंसान पकड़ा जाए, मेरी तबीयत खराब थी इसकी वजह से मेरे दिमाग से चला गया, अगर ये मुद्दा बाहर जाएगा तो तुम मेरे साथ में रहोगे ना। सदाओ कहता है आपकी लॉयल्टी की तो कसमें खा सकता हूँ मैं। जनरल टाकीमा को बहुत खुशी होती है, कहता है तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अभी सदाओ को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता है। जिस इंसान की जिंदगी वो बचाना चाहता है वो इंसान बचा हुआ है, सेफ है, ठीक है, और उसने अपना लॉयल्टी भी कहीं ना कहीं पूरा किया। एट द सेम टाइम सर्वेंट्स वापस घर पर आ गए, चीजें वापस नॉर्मल हो गई, यही उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। इसी दिन ऐसे ही किसी दिन वो वापस अपने वैरेंडा में खड़ा होता है और वहीं पर देख रहा होता है जहां से वो अमेरिकन सोल्जर आया था। वहां देखता है तो सारे के सारे अमेरिकन की शक्लें उसके सामने आ जाती है। वो याद करता है उन सारे अमेरिकन को जो कितने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे उसके साथ में। वो याद करता है अपनी लैंड लेडी को, कैसे उसे बहुत दिनों तक तो घर नहीं मिला था। इसके साथ साथ में अपने प्रोफेसर को, उसकी वॉल्यूबल वाइफ को, इतने सारे लोग उसे याद आ रहे होते हैं कि उसका मन करता है क्यों मैंने उसे जाने दिया, मार क्यों नहीं दिया उसे। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द चैप्टर द एनिमी। मैंने कोशिश किया है कि पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूं, सारे डिटेल्स जिसके अंदर आ जाएं जो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। और अब हमने ये डिस्कस कर लिया, आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। इसके साथ साथ में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद शिप्रा पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ऐसे भी सर्च कर सकते हो, लर्न विद शिप्रा, इट्स अ पब्लिक चैनल सो यू कैन जॉइन एनीवेयर। So that's pretty much it for this video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care. I love you guys.